चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास। आज हम संविधान का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, संविधान अर्थात सर्वोच्च कानून, वह कानून जिससे हमारा देश जो है वो रन करता है, हमारा देश चलता है, उस संविधान के बारे में हम बताने वाले हैं आज। अगर हम संविधान की बात करें तो देखिए, संविधान जो है वह एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें अपने कानून, अपने देश के कानून के बारे में पता होने के लिए ये सब चीजें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर हम बात करें हमारे देश की संविधान की, तो हमारे देश का संविधान का जो विकास है एक बहुत ही लंबी सीढ़ी से होते हुए गुजरा है। अगर हम बात करें हमारे देश का संविधान जो है वो कहीं न कहीं दस्तावेजों से मिलकर बना है, तो हमारे देश का संवैधानिक जो विकास हुआ है वो कहीं न कहीं अंग्रेजों के आने से हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने अर्थात अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने हम पे लगभग 300 सालों तक जो है वो राज किया है। अगर सही बात बोले तो 300 सालों तक जिन्होंने हमारे पर राज किया है, उसको उन्होंने कुछ वैधानिक दस्तावेजों के हिसाब से हमारे देश में समय समय में कुछ वैधानिक दस्तावेज भेजे, तो हमारे देश के संविधान के विकास की एक सीढ़ी बनी। अगर हम बात करें हमारे देश के संविधान की, तो सबसे पहला जो वैधानिक दस्तावेज है हम बोल सकते हैं वह है 1600 का चार्टर। ठीक है, तो हमारे देश का जो पहला संवैधानिक विकास का जो चार्टर है वो है 1600 का चार्टर, जिसमें क्या किया गया था, महारानी एलिजाबेथ जो थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो 1600 के समय वहां की महारानी हुआ करती थी ब्रिटिश ताज की, उन्होंने एक दस्तावेज पर साइन करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सन 1600 में बनी थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा। किसके लिए? व्यापार के लिए। भारत में नहीं, ऐसा बोलेंगे पूर्वी देशों में व्यापार के लिए उन्हें एकाधिकार दिया गया 15 साल के लिए। कहने का मतलब ये था कि 15 सालों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों पर क्या करेगी? व्यापार करेगी, और उस तरीके का कोई दूसरा जो कंपनी है वह उस 15 वर्षों के दौरान जो है भारत के लिए या पूर्वी देशों के व्यापार के लिए नहीं बनेगा। समय समय पर इसे एक्सटेंड किया गया, समय समय पर बढ़ाया गया था, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ही ज्यादा फायदे में चल रही थी। यही कारण था कि समय समय पर उसको एक्सटेंशन है, उसके एकाधिकार को आगे बढ़ाया गया। धीरे धीरे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो भारत का जो हृदय है, मतलब किसी भी देश को अगर आपको हथियाना है या किसी भी देश को अगर आपको उस पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, तो उस देश के सबसे महत्वपूर्ण शहर को अपने कब्जे में लेना होता है। जैसे फ्रांस और अंग्रेज, ये दोनों क्या कर रहे थे? भारत पे कहीं न कहीं एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीता कौन? ब्रिटिश। क्यों जीता? क्योंकि उन्होंने बंगाल को अधिपत्य करने की कोशिश की, क्योंकि बंगाल भारत का मुख्य व्यापारिक केंद्र था, जबकि फ्रांस जो था वो सोच रहा था कि मैं पहले मद्रास को अर्थात दक्षिण भारत को जीतूंगा, फिर जाकर उत्तर भारत का जीतूंगा। पर अंग्रेजों ने सबसे पहले कोलकाता अर्थात उत्तर भारत पर अधिकार किया, और देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गए। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई इसी दौरान, जैसे बेदरा का युद्ध, डचों को पराजित कर दिया। वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण 2 युद्ध हुए। 1757 का प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइड और उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और एक कठपुतली राजा अर्थात मीर जाफर को जो है गद्दी पर बैठा दिया, और बंगाल का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था उस व्यापारिक केंद्र पर अर्थात व्यापार पे, आर्थिक गतिविधियों पर अपना खुद का नियंत्रण स्थापित कर लिया, और द्वैत शासन की स्थापना हुई बंगाल में। जहां पे राजनीतिक क्रियाकलापों पर ध्यान कौन रखता था या राजनीतिक नियंत्रण रखता था? मीर जाफर, और आर्थिक नियंत्रण रखता था अंग्रेज। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि एक्चुअल में हमारा राजा कौन है, ये ब्रिटिश लोग हमारे राजा हैं कि ये जो मीर जाफर है वो हमारा राजा है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्वैत शासन। लियोनार्ड कार्टस ने अपने इस बुक में लिखा था द्वैत शासन के बारे में। लेकिन आपको पता है कि कोई भी जो व्यापारिक कंपनी होगी, जो प्राइवेट कंपनी होती है, वह हमेशा फायदा देखती है, उसको लोगों को भले से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन राजा, एक अच्छा राजा जो होता है, लोगों का भला करता है। फिर 1764 का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में अंग्रेज जैसे ही विजित होते हैं, कहीं न कहीं एक छप्पा लग जाता है कि अब
भारत का सर्वोच्च शक्ति कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों जाने वाली है, और वो चली भी गई। लेकिन 1764 से लेकर 1770 के बीच बताया जाता है सबसे दयनीय स्थिति कर दी थी जहां जहां अंग्रेजों ने आधिपत्य किया हुआ था, जैसे बंगाल, आपका बंगाल हुआ, मुंबई हुआ, मद्रास। बंगाल का कोलकाता जिसे चौप चारनाक ने बनवाया था। बम्बई एक द्वीप में बसा है, सॉल्सेट द्वीप में। बम्बई को बसाने वाला कौन है? गेराल्ड अंगिया थे। और मद्रास को बसाया था फ्रैंक फैरो ने। सभी लोगों, और इन मेन सिटीज पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का। बंगाल की तो स्थिति इतनी दयनीय थी, वहां पे लोग भूखे मर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ फायदा देख रहे थे। व्यापारिक ब्रिटिश कंपनी केवल अपना फायदा देख रही थी, इसलिए लोगों के बारे में सोच ही नहीं रही थी। अंग्रेज को पता चल गया कि अगर हम लोग ज्यादा अगर इस व्यापारिक कंपनी को, चूंकि एक व्यापारिक कंपनी राजनीतिक कंपनी है नहीं, किसी का कंट्रोल है नहीं, इसमें कंट्रोल में थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये जो है कंट्रोल से अगर बाहर होगी तो हो सकता है भारत जैसा देश हमारे हाथों से निकल सकता है। अगर वहां के लोग विद्रोह कर दिए तो हो सकता है हमारा देश बाहर निकल, हमारे हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि उनको डर था। जैसे 1776 के आसपास अंग्रेज क्या बोल देखते हैं, हम लोग अमेरिका में देखते हैं क्रांति हो रही है, इन क्रांतियों को देखते हुए वो डर गए थे। इसीलिए 1770 की बात है, लॉर्ड नॉर्थ, उस समय 1770 में लॉर्ड नॉर्थ जो था वो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। उसने गुप्त समिति बनाई थी। गुप्त समिति जो थी वो भारत में देख के गई और देख के बोला, भैया भारत की स्थिति बहुत दयनीय है, भारत को कुछ न कुछ अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा, ब्रिटिश ताज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना यहां पे विद्रोह हो सकता है। इस गुप्त समिति की जो अनुशंसा थी उसको सुनने के बाद लॉर्ड नॉर्थ ने सन 1772 में सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर भेजा, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। वहां जाने के बाद उन्होंने अपना जो भी देखा है, जो भी उसको देखा, भारत के उस समय की स्थिति परिस्थिति को देखा, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट है वो भेजा था लॉर्ड नॉर्थ को। इसको देखते हुए फिर उस सारे गुप्त समिति और वॉरेन हेस्टिंग्स की बातों को समझते हुए सन 1772 की बात है, वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल गए थे, उन्हीं के अनुशंसा पर 1773 में एक एक्ट आया गया। इस एक्ट को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोला गया? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ये किया गया कि अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए दो कोर्ट के निर्माण किया गया, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसकी स्थापना की गई, उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना यहीं पे हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें सबसे पहली बात ये रखी गई थी कि जो अब बंगाल का गवर्नर होगा वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बंगाल का जो गवर्नर होगा वो क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब क्या होगा कि जो उस समय अंग्रेज के अधिपत्य जो मेन सिटीज थे जैसे बंबई और मद्रास, यहाँ के जो गवर्नर होंगे वो कहीं कहीं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाएंगे। गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ गई। गवर्नर जो था वो बंगाल के लिए कानून बनाता था, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बंगाल के लिए भी, मद्रास के लिए भी और मुंबई, तीनों के लिए कानून बनाएगा। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वही वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वही बन के आया। इसके अलावा इस गवर्नर जनरल का एक परिषद बनाया गया। गवर्नर जनरल का एक परिषद बनाया गया जिनमें कुल 5 सदस्य हुआ करते थे। पहला था बंगाल गवर्नर जनरल था, उसका अध्यक्ष हुआ करता था और 4 अन्य सदस्य हुआ करते थे। कोई भी कानून बनाना है, किसी देशी रजवाड़े या किसी देश के साथ युद्ध करना है, किसी राज्य के साथ युद्ध करना है, किसी राज्य के साथ संधि करना है, इन सब का निर्णय कौन लेता था? बंगाल के गवर्नर जनरल लिया करते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल उसके परिषद लिया करते थे और यह जो होता था बहुमत के आधार पर यह निर्णय लिया जाता था। अगर यहाँ पे 4 लोग, अगर ये 4 सदस्य जो है पक्ष में है, बंगाल का गवर्नर जनरल विपक्ष में है, फिर भी कहीं न कहीं बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। इनके 4 अलग सदस्य जैसे फिलिप फ्रांसिस थे, बॉरवेल थे, मॉनसन थे, क्लेवरिंग थे। सबसे पहले 4 सदस्य और साथ में बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स भी था। याद रखेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपका जैसे कि जैसे निर्णय है, अगर ऐसा होता है कि 2 लोग पक्ष में है, 2 लोग विपक्ष में है, तो उस समय
जो निर्णय है, जो मुख्य निर्णय है, उसको लेने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था। समझ में आया? अब एक और बात होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद होती थी, या कोई भी जो निर्णय लेती थी, कोई भी कानून, जैसे कि निर्णय लेती थी या कानून बनाती थी, निर्णय लेती थी तो अपने में ठीक था, लेकिन कानून जब बनाती थी तो कानून जो होता था वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता था। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हुए थे सर एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। तो सुप्रीम कोर्ट सन 1774 में बना था। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1774 में बना था। और जब बंगाल के गवर्नर जनरल कोई भी कानून इंपोज करते थे तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में जाके पंजीकृत कराना पड़ता था। याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब सुप्रीम नहीं हुआ करता था, इससे भी ऊपर एक कोर्ट होता था, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ता था कहां? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जो कोर्ट था उसका नाम था प्रिवी काउंसिल। जो बड़े केस होते थे प्रिवी काउंसिल देखा जाता था। इसके अलावा तीसरा इसमें यह निर्णय लिया गया कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। कोई भी कंपनी का जो व्यक्ति होगा वो बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकती है, मतलब नहीं कर सकती है। पहले ऐसा होता था कि जो आपका बिना लाइसेंस के यहाँ पे व्यापार होते रहते थे, लेकिन अब बोला गया बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं होगा। कहीं ना कहीं वहां पे मुहर होनी चाहिए, किसकी? हमारे ब्रिटिश ताज की। तो ये है 3 मेन काम हुए थे इसमें। कि सबसे पहले क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। मद्रास, बंबई और बंगाल तीनों के कानून को बंगाल का गवर्नर जनरल उसकी परिषद मिलकर बनाएगी। साथ में बंगाल का गवर्नर जनरल को जो निर्णायक वोट था वो देने का जो अधिकार था, लेकिन जो निर्णय होता था वो किस पे होता था? बहुमत के आधार पर होता था। पहले गवर्नर जनरल सर वारेन हेस्टिंग्स थे। अन्य 4 सदस्य में सबसे पहले था आपका फिलिप फ्रांसिस, बॉरवेल, क्लेवरिंग और मानसन। सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी सबसे पहले बंगाल में। प्रश्न पूछता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। अन्य 3 सदस्य में चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड हुआ करते थे। साथ में बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सफल तो हुआ, लेकिन ये पहला काम था, पहला वैधानिक दस्तावेज। पूछा जाता है कि कहीं न कहीं अंग्रेजों का पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बाद आया था सन 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके कुछ फायदे नुकसान को देखते हुए फिर 1781 में क्या किया गया? एक नया एक्ट लाया गया जिसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके अन्य 2 और नाम हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उनका नाम बताइएगा। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें कुछ मुख्य बातें ये थी। तो सबसे पहले इसका मुख्य बात ये था कि अभी हमने क्या देखा, बंगाल के गवर्नर जो थे, जो भी निर्णय लेता था उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर पंजीकृत कराना पड़ता था। अब बोला गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी परिषद जो भी कानून बनाएगी, कोई भी कानून इंपोज करेगी, उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाके उसको पंजीकृत करने की जरूरत नहीं। अभी पंजीकृत होता था, अब पंजीकृत करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रश्न आ चुका है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के शक्ति को थोड़ा कम करके ये बोला गया कि जो राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से मुक्त कर दिया गया। पहले राजस्व विभाग मतलब जो पैसे का जो लेन देन हुआ करता था, वो पैसे का लेन देन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में हुआ करता था। अब उसको अलग कर दिया गया राजस्व विभाग को। और सर वारेन हेस्टिंग्स के इस समय में एक 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए ही एक राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। राजस्व मंडल की स्थापना जो है वो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए हुआ करता, पहला हुआ था। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात यह है कि पहले क्या होता था कि केवल 3 जगह का, अब क्या है कि धीरे धीरे जो है अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा थी,
इसके जो दीवानी मामले थे अर्थात राजस्व मामले पर जो कानून है वो भी कौन बना सकता था? अब बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल दो कानून के, दो नियम के जरिए, दो दस्तावेज के जरिए अब कानून बनाता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल, मद्रास और बंबई इन तीनों के लिए कानून बनाता था, और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन जगह के दीवानी मामले, ना याद रखेगा, दीवानी मामलों का जो कानून है वो कौन बना सकता था? बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। ये भी प्रश्न आ चुका है। बहुत ही अच्छे से समझते जाएंगे, बहुत ही डीप है, बहुत ही सिंपल है बेटा, ये समझ गए। ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद फिर आता है 1784 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद 1784 में अगला एक्ट आया। 1784 में अगला एक्ट आया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट और रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और इसके जरिए जो है एक यहाँ पे क्या बनाया गया? तो आपको पहले से पता है 1773 में एक बना हुआ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये बना हुआ था। इसके बाद एक नया बना कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, सॉरी क्या बना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना, इसी के साथ ये वर्ड बोला जाता है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था ना, वो ब्रिटिश ताज द्वारा, आपको जैसे हमको पता है भारत का जो पार्लियामेंट होता है, जैसे संसद होता है, वैसे वहां पे क्या होता है? क्राउन होता है, ब्रिटिश ताज होता है। तो ब्रिटिश ताज के द्वारा पहली बार भारतीय जो कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र है उस पर अधिकारिता की बात सबसे पहले जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए की गई थी। कहीं ना कहीं एक पहला वैधानिक दस्तावेज था जिसके जरिए जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश ताज था, वो अब इंडिया के जीते हुए क्षेत्र पर, जिसे कंपनी ने जीता हुआ था, उस पर कंट्रोल करने की बात करना शुरू कर दिया था। पहला ये वैधानिक दस्तावेज आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि उसने बोला कि जो व्यापारिक मामले हैं इसके लिए, कंपनी के व्यापारिक मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम करेगा, लेकिन आपका राजनीतिक मामले के लिए अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर काम करेगा, जिसमें आपके 6 सदस्य होंगे, और इन 6 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो करेगा आपका ब्रिटेन का सम्राट। तो ब्रिटेन का सम्राट करेगा, कहीं कहीं ब्रिटिश ताज ही तो कर रहे हैं ना। ब्रिटेन का सम्राट इन 6 लोगों को अपॉइंट करेगा, जिसमें एक सबसे पहले होगा आपका एक्सचेंजर तथा 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। इस प्रकार के 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य का चुनाव कौन करता है? आपका ब्रिटेन का सम्राट करता था। तो कहीं न कहीं तो कंट्रोल करने लगा है। तो ये प्रश्न आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए हुआ था। लेकिन इस 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना था, इसका जो वेतन है वो ब्रिटिश ताज देगा, ब्रिटिश क्राउन देता था, ब्रिटिश संसद देता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट देता था। लेकिन अगला आप देखेंगे कि जैसे 1793 का जो एक्ट आता है 1793, इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। 1793 के एक्ट में ये बोला गया था, जो चार्टर आया था 1793 का, इसमें बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा उसके सदस्यों का जो वेतन होगा वो कौन दिया करेगा? उसे भारत का जो राजस्व विभाग है, भारत के राजस्व से उसको देना शुरू किया जाएगा। लेकिन 1784 में जब आया था तो 6 सदस्यों का जो पैसा है, जो उसका वेतन है, वो कौन देता था? ब्रिटिश क्राउन दिया करता था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। दूसरी बात, अब क्या हुआ कि जो कंपनी के जो व्यक्ति थे, कंपनी के जो व्यक्ति है, अब वो उपहार नहीं ले सकते थे। पहले क्या होता था कि वो जाते थे राजा के पास, देशी रजवाड़ों के पास जाते थे और उनसे भर भर के उपहार लिया करते थे, जिससे बहुत फायदा होता था। अब बोला गया भैया जी कंपनी के लोग जो है वो देशी रजवाड़ों से या देश के किसी भी व्यक्ति से उपहार नहीं ले सकते। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के लिए फेमस है। साथ में ये कंपनी के जो लोग हैं वो उपहार नहीं ले सकते हैं इसके लिए। इस प्रकार से ये आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। फिर 1786 का अधिनियम आता है। याद रखिएगा अभी तक जितने भी यहाँ कानून बनते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बंगाल के गवर्नर जनरल, ये सब विनिमय ही कहलाएंगे ना अभी भी। तो याद रखिएगा 1786 का जो अधिनियम आया था उसमें कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल है कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था उसे प्रधान सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया, अर्थात वह सैन्य मामलों पर भी निर्णय ले सकता था। ये निर्णय आया गया। और 1793 का तो बता दिया, चार्टर में क्या बोला गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा उसके जो सदस्य होंगे उनका जो वेतन है वो कौन दिया करेगा? वो भारतीय राजस्व से देना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो गया 1793 तक का चार्टर। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर
1853 का चार्टर, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1862 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, भारत शासन अधिनियम, लिलिदगो, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतना हमको आगे पढ़ना है, पूरा डेट वाइज याद रखेंगे। अभी हमारा हो गया 1793 का चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।